हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंपनी रूल। तो पहले क्या होता था, यूरोपियंस और इंडियंस के बीच में ट्रेड हुआ करता था। मतलब यूरोपियन मार्केट्स में इंडिया के जो गुड्स थे, लाइक क्लॉथ है या स्पाइसेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो यूरोपियंस क्या करते थे, इंडिया से गुड्स लेके जाते थे सस्ते रेट में और वहां जाके बहुत हाई प्राइस में बेचते थे, तो इनको बहुत सारा बेनिफिट होता था। लेकिन 1453 में जो टर्किश लोग हैं, जो टर्क्स थे, उनने इनका रूट क्या है, जो लैंड वाला रूट था इनका, जहाँ से यूरोप आते थे इंडिया के तरफ, इनने क्या ब्लॉक कर दिया, वो बंद कर दिया। तो उससे क्या हुआ, फिर यूरोप वाले ने एक नई डिस्कवरी निकाली। मतलब वो लैंड रूट के जरिए जाते थे इंडिया में, देन उनने नया रूट निकाला, वो था सी रूट्स। तो 15th और 16th सेंचुरी में मर्सिटाइलेंस होता था। वो लोग प्रॉफिट कमाते थे अपने बाजार में, जैसे इंडिया के गुड्स लेकर सस्ते रेट में वहाँ बहुत हाई प्राइस में बेचा करते थे, क्योंकि इस जो गुड्स थे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इंडिया में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे तो मिलते ही हैं ये सब चीज़। जहाँ ये सारी गुड्स नहीं मिलेंगे वहाँ तो डिमांड बहुत हाई हो जाएगी, तो इस चीज़ को बहुत हाई प्राइस में बेचते थे। जैसे कि कोई 100 रुपये का गुड्स है, उसको 1000 रुपये में बेच दिया, तो इसके बीच में जो फायदा होता था उनको, वो उनका प्रॉफिट हुआ करता था। यहाँ पे इस चीज को मेनली बोला जाता है मर्सेंटाइलाइज। इसके चलते सबसे पहले क्या, पोर्टगीज आए। पोर्टगीज के सबसे पहले इंडिया में पहुंचे। पहले का कंपास वगैरह तो चलते थे, तो उन्हें ये पता था कि जो इंडिया है वो उनके वेस्ट की तरफ है। तो वो सी रूट से चलते चलते सबसे पहले वो अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप में आए, देन वहां से लेके इंडिया में आए कैलीकट पे। पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे, वो सबसे पहले मालाबार कोस्ट में पहुंचे, जो साउथ इंडिया में है। वहां पे उन्हें सेटलमेंट स्टैब्लिश किए अपने कोचिन में, गोवा में, दमन एंड दीव में। मतलब पोर्टुगीज जो है वो वहां आके सेटल्ड हो एक तरीके से। जल्दी उन्हें कैलीकट पे भी कब्जा जमा लिया, और हुगली पर भी और चित्तागोंग में भी, जो कि ईस्ट की तरफ है। पोर्टुगीज जो थे उनने खुद की अपनी आर्म शिप्स इस्टेब्लिश की, अपना जो स्किल्स था वो इस्टेब्लिश किया, डिसिप्लिन सोल्जर्स इस्टेब्लिश किए, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब को इस्टेब्लिश किया था उनने। उनका पहला कंट्रोल था इंडियन ओशन सी रूट्स पर। पहला कंट्रोल इन्हें जो रास्ता ढूंढा था, सबसे पहले पोर्टुगीज नहीं ढूंढा था। लगभग 17th सेंचुरी के मिडिल में ये अपना पूरा कब्जा जमा लिया था इंडियन ओशन सी रूट्स पर। देन आती है ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वो ईस्ट आती है। तो इंग्लैंड जो है उनने भी इंडियन ओशियन जो ट्रेड रूट्स था, उन्हें भी इस चीज को कंट्रोल कर लिया। मतलब वो भी इस पाथ को फॉलो करने लगे, इंडिया तक कहाँ रास्ता जाता है उसके उसके रूट्स को फॉलो करने लगे, वहां जाने लगे वो भी। तो इंग्लैंड की क्वीन थी एलिजाबेथ वन, इनने इंडिया के साथ ट्रेड करने का राइट दिया था। तो कंपनी थी, इनके पास कोई भी डर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि कंपटीशन, मतलब दूसरे इंग्लिश से कंपटीशन होता था कंपनीज के लिए, ट्रेडिंग कंपनीज जो होती थी उस चीज के लिए कंपटीशन, कुछ इसका डर नहीं था ऐसा कुछ भी। मतलब ये लोग दूसरे से हार जाएंगे या नहीं हारेंगे, तो इस तरह का कुछ था नहीं। ये अपनी कंपनी को बस प्रॉफिट करवाने के लिए आती थी। तो ट्रेडिंग के लिए जो इंग्लैंड थी, मतलब जो डच वाले लोग थे, जब इंडिया पहुंचे तो उन्हें पोर्टुगीज को देखा था वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, मतलब उन्हें वहां पे कब्जा जमा रखा था पोर्टुगीज ने। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट ओपन किया था, जिसे बोला गया था एक स्टेशन या फैक्ट्री, जो कि 1608 में खुली थी सूरत में। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंग था, वो मुगल कोर्ट में रहता था लगभग 3 सालों से, 1608 से लेके 1611 तक। ओवरऑल बाहर से लोग आते चले गए और इंडिया में स्टैब्लिश होते चले गए, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनीज खोली इंडियाज में, वो ट्रेड करना चालू कर दिया उन्होंने इंडिया में, अपने सिर्फ प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि उनको ये दिखता था कि इंडिया से बहुत सारा पैसा जा रहा है और हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है। इंडिया से वो गुड्स सस्ते चीजों में लेते थे और अपनी तरफ जाके वो क्या करते थे, बहुत हाई प्राइस में बेचा करते थे। 5 कंट्रीज आई थी इंडिया में, पोर्टुगीज, इंग्लिश, डच, डेन्स, फ्रेंच, ये सारी कंपनीज, ये सारे कंट्रीज आई थी इंडियाज में। पोर्टुगीज मेनली 1498 में आई थी, इंग्लिश 1600 में, डच था 1602 में, डैन 1605 में, एंड फ्रेंच 1674 में। देन आता है ट्रेड वार्स। तो जो सारे यूरोपियन कंपनीज थी वो बहुत कंपटीशन में थे, वो कॉम्पिटिशन में आ चुके थे सबके साथ। वो एक ही थिंग करते थे, एक ही काम करते थे, अच्छी क्वालिटी का कॉटन सिल्क लेना, पेपर, क्लॉव्स, कार्डेमन, सिनेमन,
जो भी ग्रेट डिमांड थी, बहुत अच्छी डिमांड थी यूरोप्स में, मतलब सारी स्पाइसेस की, क्लॉथ्स की बहुत अच्छी डिमांड थी यूरोप में। तो यहाँ पे क्या होने लगा, यूरोपियन कंपनीज बढ़ गई, मतलब यूरोपियंस के बहुत सारे लोग आते थे यहाँ इंडिया में, ये सारा गुड्स खरीदते थे और वहां जाके बेचते थे। तो इसमें क्या होता था, वहाँ की जो डिमांड्स, मतलब यहाँ की इंडिया की जो डिमांड्स थी वो हाई हो गई, तो उनने अपना भी प्रॉफिट, इंडिया ने भी अपना प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया इस चीज में। तो यूरोप में भी बेचने वाले बहुत लोग थे, तो जो मेन पर्सन होता था या कोई भी लोग होता था, उन्हें ये लगने लगता था कि हमारा प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहा है किसी और की वजह से। तो इसमें क्या होने लगा, उनके बीच में वार्स होने लगे कि वो एक दूसरे को मार दिया करते थे, मतलब वो दूसरे को अपने रास्ते से हटाया करते थे कि हमारे ही बिजनेस चले, हमारा ही ट्रेड चले। किसी के शिप्स वगैरह डुबा दिया करते थे, जैसे यूरोप और फ्रांस का जो शिप जा रहे हैं, 2 शिप जा रहा है, यूरोप ने फ्रांस को, उसके शिप को डुबो दिया बिल्कुल। तो फायदा किस चीज का यहाँ पे यूरोपियंस का हुआ। डच ने भी स्टैब्लिश्ड कि अपना ट्रेडिंग सेंटर्स सूरत में, अहमदाबाद, ब्रॉच, नागापट्टनम, मसूलीपट्टनम, इन सब जगह डच ने भी अपना ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किया था। ब्रिटिशर्स वगैरह ने भी इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया, मतलब इनके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया सारा, सब पे राज करने लगे ब्रिटिशर्स जो थे। देन फ्रेंच ने भी सेटलमेंट किया अपना इंडिया में, वो था पौंडीचेरी में किया था, चंद्रनागुर में किया था, माहे काइकल जो कि साउथ इंडिया में है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे 3 कार्नेटिक वार्स हो गए फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इन सब पे कब्जा लड़ा रही थी, और फ्रेंच भी उस टाइम बहुत ताकतवर थी, फ्रेंच के पास पावर थी। इस वार के बाद, इस लड़ाई के बाद जो फ्रेंच की पावर थी वो सब खत्म हो गई। तो ट्रेड वार्स के दौरान ये जो कंपनीज होती थी अपने साथ आर्म्स कैरी करके ले जाती थी, हथियार वगैरह जो होते हैं, हाथ के हथियार जो होते हैं, बंदूकें वगैरह जो होती हैं, वो सब कैरी करके लेके जाती थी, अपने सेटलमेंट्स करते थे और उनको प्रॉफिटेबल ट्रेड होता था। इससे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े भी पड़े थे लोकल रूलर से। देन नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल पहुंची। तो अपनी जो इनकी जो कंपनी है, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनने फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की थी बंगाल में, रिवर हुगली के पास 1651 में। फैक्ट्री के एक वेयर हाउस था जहाँ पे गुड्स थे, एक्सपोर्ट किए जाते थे, स्टोर किए जाते थे, वहाँ पे ऑफिसेज बनाए गए थे, कंपनी ऑफिसेज जो थे वहाँ सेट किए गए थे। जैसे जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता चला गया, बढ़ता चला गया, जो कंपनी ने आर्ग्यू किया था ट्रेडर्स को फैक्ट्री के पास सेटलमेंट करने के लिए, तो 1696 में उनने बिल्डिंग्स वगैरह बनाने चालू कर दी, जो सेटलमेंट है उसके अराउंड पूरा फोर्ट बनाना चालू कर दिया। 2 साल बाद उन्हें मुगल के जो लोग थे, मुगल ऑफिशियल्स वगैरह जो थे, उन्हें उनको रिश्वत दी थी, उन्हें जमींदारी राइट्स लिए थे 3 विलेजेस के, जो कि बाद में जाके कोलकाता सिटी डेवलप करा था। 3 विलेजेस में एक का नाम था कैलीकट, तो कैलीकट बाद में जाके उसे कालकाटा या अब कोलकाता नाम जो है वो दे दिया गया। तो कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उन्हें भी औरंगजेब से भी परस्यू किया गया था, औरंगजेब से भी आर्ग्यू किया गया था, फरमान दिया था उनको, फरमान इशू किया गया था, एक रॉयल ऑर्डर दिया गया था जिन पे राइट था ट्रेड ड्यूटी फ्री करने का। जो कंपनी ऑफिशियल्स थी वो सिर्फ प्राइवेट ट्रेड किया करते थे और उन्हें ड्यूटी को पे करना मना कर दिया था, मतलब उसमें कुछ भी पे नहीं किया करते थे। इस चीज़ के लिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए इन सब के बीच में। देन औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल का नवाब था वो उसने अपने हाथों में सारी पावर ले ली। खुर्शीद अली खान के बाद अलीवर्दी खान, देन उसके बाद सिराजुद्दीन खान जो कि लास्ट में बंगाल का नवाब था। बहुत सारे ट्रिब्यूट्स डिमांड किए गए थे अपनी कंपनीज ट्रेड के राइट के लिए, और उन्हें बिल्डिंग फोर्ट्स वगैरह ये सब बनाना भी रुकवा दिया था सब कुछ। तो कंपनी ने इस चीज़ का पोस्ट किया था और बहुत सारे कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ करते रहते वो लोग। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बॉम्बे गई। तो 1661 में जो पोर्टीज ने जो फिशिंग विलेज था उनका बॉम्बे का, वो दहेज में दिया था उनको, जहाँ पे उन्होंने चार्ल्स सेकंड से मैरी किया था पोर्टुगीज प्रिंसेस से, तो वो वहाँ पे दहेज में दिया था उनको। था बैटल ऑफ प्लेसी 1756 में, जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का नवाब बना था। उन्हें सब कंपनी वगैरह से बोला था कि ये सब चीज़ रुकवाएं, पॉलिटिक्स को रुकवाएं, पोर्ट्स वगैरह बनाना बंद करें, रेवेन्यूज पे करें, लेकिन उसके सारी बातें सुनी नहीं थी। खत्म होने के बाद जो नवाब था उन्हें मार्च किया था, उन्हें रैली निकाली थी पूरी 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री के लिए। जो सारे कंपनीज के लोग थे उनको पकड़ लिया था और एक वेयर हाउस में लॉक कर दिया था। कि नवाब ने अपनी बहुत सारी सेना भेजी थी रॉबर्ट क्लिफ के पास, तो जैसे तैसे उन्हें रॉबर्ट क्लिफ ने इन सब चीज़ को मैनेज किया, मतलब उसके जो मिर्ज जफर था उसको सपोर्ट किया, उसे सिक्योर किया, मतलब उसने ये बोला था कि हम तुम्हें राजा बनाएंगे अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे, तो इनको हराने के लिए
मतलब जो मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का एक कमांडर था। तो 1757 में रॉबर्ट क्लिफ ने सिराजुद्दौला को मार दिया था बैटल ऑफ प्लेसी में। प्लेसी एक वो प्लेस है जो कि पैलेस ट्री की वजह से फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे रेड फ्लावर्स होते हैं ट्रीज में। तो प्लेसी जगह का नाम है। बेसिकली वहाँ पे बैटल हुआ था इन दोनों के बीच, 1757 है इसलिए इस चीज का नाम यहाँ रखा गया बैटल ऑफ प्लेसी। देन जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, मतलब कंपनी के लोगों को लगा था कि उनके बनाए गए नवाब, जो उनके कहने पे बनाए गए नवाब थे, वो उनके काम के नहीं थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे जिस तरीके से कंपनी चाह रही थी करना। जैसे मीर जाफर है, कंपनी की डिमांड को पूरा करने के लिए वो फेल हो गया, उन कंपनीज की डिमांड पूरी नहीं की। जो मीर कासिम था, सन इन लॉ था मीर जाफर का, वो नया नवाब बनाया गया था वहाँ का। उसने चेक किया था कि ट्रेड का कितना मिसयूज होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, टैक्स को कितना अबॉलिश किया जाता है इंटरनेट ट्रेड में, और वो मतलब ब्रिटिश को डिसलाइक किया करता था। फिर कासिम ने अपनी आर्मी मॉडर्नाइज की और मतलब उसको सब इम्प्रूव वगैरह किया, साल के सारी आर्मी मॉडर्नाइज की, फाइनेंशियल्स में इम्प्रूव लेकर आया वो। मीर कासिम जो है वो मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ उसने मतलब मिल गया, मिक्स हो गया, संधि कर ली थी उसने, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला इनके साथ भी कर ली थी। और ब्रिटिश फोर्सेस के लिए उन्हें सब साथ में लेके लड़े थे। वो के लिए 3 जगह के राजा थे जो एक होके लड़े थे ब्रिटिश के लिए, अवध के थे, मुगल के थे और बंगाल के थे। ये तीनों एक हो गए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे 1764 में। ये जो इनकी तीनों की जो फोर्सेस थी ये हारी गई थी ब्रिटिश के द्वारा। इन तीनों के बीच में ट्रिब्यूटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, और उसकी वजह से मतलब उसमें ये था जो मुगल एम्परर था वो दीवाने ग्रांट कर देगा, वो ब्रिटिश को दे देगा, मतलब उनको राइट मिल जाएगा रेवेन्यू कलेक्ट करने का बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा से। अवध के नवाब थे, उनको भी पे करना पड़ा था, 50 लाख पे किए थे। देन ब्रिटिश ने दोबारा मीर जाफर को बिठा दिया। देन जो नवाब था वो 5 लाख हर महीने पे करता था, लेकिन कंपनी जो थी वो इससे भी ज्यादा और चाहती थी। देन जब मीर जाफर जो था वो खत्म हो गया 1765 में, देन कंपनी ऑफिशियल्स जो थे वो खुद नवाब बन गए, वो खुद राजगद्दी में बैठ गए। देन रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, मतलब जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लोगों से, लोकल पीपल से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनसे वो कॉटन और सिल्क परचेज किया करते थे, स्पाइसेस परचेज किया करते थे इंडिया से। मतलब इंडिया के जो पैसे आ रहे हैं लोकल पीपल से जिसके थ्रू वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसी पैसे को वो गुड्स खरीदने में लगाते थे। इन सब चीज में उन्हें बहुत फायदा दिखने लगा। पहले क्या करते थे, वो अपने पैसों से खरीदते थे, लेकिन अब की बार जो टैक्स मिल रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है पीपल के थ्रू, उन्हीं को लेके, उन्हीं को यूज करके, उसी पैसों को यूज करके इंडिया से वो सामान लेके जाते थे। तो इस चीज को वो बहुत फायदा होता था उनका। देन आज यहाँ तक इतना ही, आगे का कंटिन्यू करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।